कोई भी एक आम आदमी उसके मन में ऐसा ही एक डर बना रहना बहुत ही आम बात है और बिल्कुल ही सही बात है। जिसने अभी तक कभी कोर्ट नहीं देखा, कभी थाने नहीं देखा, कभी किसी भी वाद में किसी भी पुलिस से भी उसका पाला नहीं पड़ा है, तो उसके लिए किसी भी आफत से कम नहीं है अगर जो पत्नी बिना बताए, बिना किसी जानकारी के अगर जो घर से चली जाती है और मायके चली जाती है और मायके में जाने के उपरांत पति के विरुद्ध सारे मुकदमे सेक्शन 144, सेक्शन 85 और सेक्शन 12 की सारी कार्यवाही अग्रसारित कर देती है। और इस कार्यवाही को अग्रसारित होने के उपरांत उसको जो बल मिलता है, जो उसको सपोर्ट मिलता है, वो किसी मायके में उसके पिता के द्वारा हो सकता है, उसके भाई के द्वारा भी हो सकता है। तो उसको ये यकीन है कि हमारी जो पहुंच है या हमारा जो संपर्क है ये सच एंड सच पर्सन से, हमारा किसी भी तरीके से कोई भी किसी भी प्रकार से कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। तो अंत में जो नुकसान होगा पति का होगा। जो ऐसी स्थिति में पति क्या करे, उसके पास क्या ऑप्शन रहेगा, क्या ऑप्शन अवेलेबल है, किस हद तक वो अपनी लड़ाई लड़ पाएगा, क्या क्या ऑप्शन वो इनिशिएट कर सकता है जिससे कि वो इस तरीके की जो एक्टिविटी कारित की गई हैं पत्नी के द्वारा अपने पति के विरुद्ध में, इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका एक बार और आपके अपने इस चैनल पे। मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। और वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट हमेशा की तरह एक और हमारी यही है कि अगर जो आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही जानकारी दूसरों लोगों तक शेयर करें, जिससे और इस तरीके की जो जिनको ज़रूरत है, जिनको इस समय और ये जानकारी के अभाव में उचित निर्णय नहीं ले पाते हैं और उनको किस हद तक कैसे उनका मदद मिल सके, कैसे उनका भला हो सके, इसी आशा के साथ सेवा भाव से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर अवश्य करें। जैसा कि आपने थंबनेल देखा हो, थंबनेल देखकर ये अंदाज़ा हो गया होगा कि वीडियो किस विषय पर आधारित है। और जैसा कि थंबनेल में लिखा हुआ है कि अगर जो पत्नी बिना बताए मायके चली गई हो तो हस्बैंड के मन में ऐसा ही डर उत्पन्न हो जाना बहुत ही स्वाभाविक है और बहुत ही आम बात है कि जिसपे कि अगर जो वो मायके जाके किसके संपर्क में आएगी, किससे उसको सलाह लेगी, कौन कौन लोग वो सलाह लेंगे और उसी सलाह के उपरांत वो किस अधिकारी के पास पहुंचेगी और कहां से कौन सी एप्लीकेशन देगी जिसके विरुद्ध पति या उसके परिवार वाले वहां चक्कर लगाते रहे, उनका शोषण होता रहे, उन पर अत्याचार होता रहे। तो इन सब अत्याचार से बचने के लिए, शोषण ना हो सके, पत्नी के पास क्या ऑप्शन अवेलेबल था, उस ऑप्शन के यूज़ करते हुए ऐसी ही जो उसको शक्तियाँ प्रदान की गई हैं हमारे लॉ के द्वारा, क्योंकि जो शक्तियाँ प्रदान की गई हैं वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसे जो संपर्क में आए हुए लोग हैं ऐसे व्यक्ति जिनके साथ बहुत ही दयनीय स्थिति के साथ वो गुजरी हैं। लेकिन अगर जो पत्नी ऐसे अगर जो मायके में जाके वो अन्यथा जाके किसी भी अधिकारी के समक्ष ऐसा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करती है तो उसके उपरांत कोई भी पुलिस वाले हस्बैंड के घर आना जाना और चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। और यहाँ से जब कोई भी पुलिस वाला किसी भी व्यक्ति के घर में जब आना जाना शुरू कर देता है तो सबसे पहले उसकी छवि धूमिल होना शुरू हो जाती है और छवि धूमिल होने से शुरुआत होती है और वो किस हद तक जाएगी ये आगे की कार्यवाही उन पर निर्धारित होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ऐसी एक्टिविटी अगर जो पत्नी के द्वारा अगर जो कारित की गई है वो बिना बताए, बिना किसी कारण के अगर जो मायके चली गई हो, क्योंकि आमतौर पे जो निजी जो जीवन है और उनमें जो निजी संबंध होते हैं उनमें थोड़ी बहुत खटपट तो लगी रहती है। लेकिन अगर इसी झगड़े के उपरांत अगर जो कोई पत्नी घर छोड़ के चली जाती है और बिना बताए चली जाती है और मायके में जाके सारी कार्यवाही और सारे जो केसेस हैं वो पति के विरुद्ध आरोपित करके उल्टे सीधे आरोप लगा देती है। आरोप में क्या होंगे, जो ससुराल पक्ष वाले उसके होंगे वो व्यक्ति जिसके विरुद्ध अभी उसने शादी करके जो उसके घर आई हुई थी, अब वो दुनिया का सबसे ख़राब व्यक्ति हो जाता। उसकी सास और ससुर तो पहले ही से बहुत ख़राब होते हैं उसके लिए, और उसकी ननद और देवर उनसे तो उनकी बिल्कुल भी नहीं पड़ती। सबसे अलग अलग तरीके से अलग अलग झगड़ा करके जो पत्नी घर में जाती है और फिर उसके बाद वहाँ से झूठे और उल्टे सीधे आरोप लगाती है और इस तरीके से जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके आगे की कार्यवाही अग्रसारित करती है। और इसके उपरांत फिर पति के पास ऑप्शन एक अवेलेबल ऐसा रहता है, क्योंकि पति ज़्यादातर ये सोचते हैं कि अगर जो उसने कोई कार्रवाई की होगी या नहीं की होगी, जब वो कार्रवाई करेगी तो उसका हम उत्तर देंगे, उसका हम रिप्लिकेशन देंगे। लेकिन यहाँ पे ये कहना उचित नहीं है। या आपको डर है या आशंका बनी हुई है कि पत्नी अगर जो मायके गई है वहाँ वो किसी भी तरीके से उल्टे सीधे आरोप लगा के झूठे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगी, तो उसके प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पहले ही आपको प्रार्थना पत्र अपने लोकल थाना में, जो भी आपका लोकल थाना लगता है, वहाँ पर अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके
आप उसकी रिसीविंग अवश्य प्राप्त कर लें, क्योंकि इस तरीके से अगर जो आपने जो सही तथ्य और सही जो कारण अपने प्रार्थना पत्र में मेंशन करते हुए, हाँ एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जैसा कि लोगों को द्वारा प्रश्न आता है कि पत्नी जब वो मायके जाती है या अपने ससुराल से बिना बताए हुए जाती है तो जो भी कीमती सामान मिलता है, अपनी जेवर तो लेके जाती हुई है, साथ में अगर जो ननंद की भी जेवर रखी होती कहीं ना कहीं, क्योंकि घर में क्योंकि वो पारिवारिक सदस्य होती है और सदस्य होने के उपरांत जो और लोग होते हैं वो उस पर भरोसा करते हैं, लेकिन वो सभी का भरोसा का खंडन करते हुए अगर जो कोई कीमती वस्तुएं मिलती हैं, जेवर तो अपनी तो लेके जाती ही जाती है, साथ में ननंद की, ये सास की, जो और व्यक्ति भी हो गए। यहाँ तक कि मैंने मेरे जो एक पर्सनल केस था उसमें मैंने देखा था कि जो पत्नी थी वो मायके गई थी, उसमें अपनी जेठानी की भी जेवर उठा ले गई। अब इसके उपरांत क्योंकि जेवर लेके तो चली गई है, वो तो वापस मिलने से रही, तो इस स्थिति में लेकिन आप अपना बचाव किस प्रकार करेंगे? तो आपका बचाव इसी प्रकार हो सकता है कि आपको अपने लोकल थाना में एक प्रार्थना पत्र देना होगा और उसमें आपको सारे कारण और सारे जो तथ्य मेंशन करते हुए कि किस प्रकार क्या क्या एक्टिविटी कारित की गई है आपकी पत्नी के द्वारा और उनके द्वारा क्या क्या गोल्ड, क्या क्या सामान ये सब उठा के ले गई हैं, और इसके उपरांत अगर जो कोई भी किसी भी तरीके से अगर जो कोई एक्टिविटी या कोई कार्यवाही अगर झूठी प्रार्थना पत्र अगर जो प्रस्तुत की जाती है तो वो उसको निष्प्रभावी कर सकता है। तो इसी के साथ में अगर जो ऐसा प्रार्थना पत्र अगर जो आपने थाने में दिया वहाँ से आप अपने रिसीविंग अपने पास रख लीजिए। हाँ, एक क्वेश्चन और अराइज होता है, आपने प्रार्थना पत्र तो थाने में दे दिया, लेकिन थाने से क्या आपको रिसीविंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये विचार करने वाली अवश्य बात है। तो इसके पास आपके पास ऑप्शन ये भी अवेलेबल है कि आप थाने को बाई रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भी आप भेज सकते हैं, उसकी रिसीविंग आपके पास रहेगी। आप बाद में ये कह सकते हैं कि हमने अपने थाने को इस तरीके की जो घटना घटित हुई थी ये हमने सूचना दी थी। अब उस कार्यवाही पे, उस प्रार्थना पत्र पे पुलिस कार्यवाही करे या ना करे वो बात का विषय है, वो उस पर नहीं देखना है, वो अलग का विषय है। फिर हम उसमें अलग कहेंगे, उसके उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे हमने ये जो प्रार्थना पत्र दिया था पुलिस ने इस पर किसी भी तरीके से कोई भी कार्यवाही नहीं कारित की है। तो अन्यथा ना जाके सबसे पहले इस तरीके का अगर जो कोई भी घटना कारित होती है आपके विरुद्ध तो सबसे पहले अपने आप को अपने लोकल थाना में जाना, वहां अपनी शिकायत व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना है और साथ में थाने को ये सूचना देना है कि हमारे घर में इस तरीके की ये सच एंड सच घटना कारित हुई है। अब जाहिर सी बात यह है कि जब पत्नी मायके चली गई है तो वहां से जाके सेक्शन 144, सेक्शन 12 और सेक्शन 85 BNS के अंतर्गत सारे प्रार्थना पत्र और सारे मुकदमे आपके विरुद्ध आरोपित करेगी। तो वहां पर यह प्रार्थना पत्र आपके लिए ये काम में आएगा, क्योंकि जब ये घटना घटित हुई थी और ये साथ में अगर जो आपकी मंशा ये भी पूछी जाएगी आप उसको रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि पत्नी तो ये कहेगी कि जो पति है वो हमको तलाक देने की आशा से हमको ज़बरदस्ती मार पीट के, धक्का दे के और हमको घर से निकाल दिया है। तो उसके जो ये तथ्य हैं, ये एलिगेशन उसके झूठे माने जाएंगे, क्योंकि अगर जो वो इसमें ऐसे रह रहे हैं, अगर जो चली भी गई है फिर भी पति इतना सीधा है, फिर भी इतना वो मजबूर है या वो इतना शांतिप्रिय व्यक्ति है, फिर भी वो आपको अपने घर में रखने के लिए फिर भी तैयार है। इतनी सच जो एक्टिविटी आपकी कारित होने के उपरांत जो आपने सारे एलिगेशन आपने उसके परिवार को परेशान किया, उसके माता पिता को, उसके भाई को, उसकी बहन को, सबको अपने परेशान कर लिया, लेकिन फिर भी यहाँ तक भी वो आपकी सारी गलतियों को क्षमा करते हुए फिर भी आपको अपने साथ अपने घर में रखने के लिए तैयार है। तो अगर जो ऐसी मंशा के साथ आपने प्रार्थना पत्र अगर जो पूर्व में अगर जो आपने थाने को सूचना दी थी, वो थाने की सूचना आपको इस वक्त यहाँ पर काम आएगी, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अलग तरीके से अलग कहीं जो प्रशासन में कोई जब शिकायत करता है तो उसका कहीं रिकॉर्ड ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता है, लेकिन जब कोई मुकदमा, जब कोई वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होता है तो वहाँ का जो रिकॉर्ड है वो हमेशा रहता है, वो रिकॉर्ड कहीं भी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो अगर जो इस तरीके के अगर जो एक्टिविटी होती हैं तो इस तरीके के जो आपने जो जितनी बार भी एक्टिविटी अगर जो कारित की जाती हैं पत्नी के द्वारा, तो आपको केवल थाने के माध्यम से आप उसको सूचना देना है कि हमने इस तरीके की अगर जो ये एक्टिविटी हुई थी तो हमने थाने को सूचना दिया था, लेकिन थाने ने कार्रवाई नहीं किया, तो इसमें मेरा क्या कसूर, मैं उसके लिए दोषी नहीं हूँ। और यहाँ तक ये सब इतनी एक्टिविटी होने के बाद भी फिर भी हम अपनी पत्नी को रखना चाहते हैं, और रखने के साथ में हमने एक कदम और आगे उठाया हुआ है कि हम अपनी पत्नी को लाना चाहते हैं। इसके लिए हमने हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 9 का हमने वाद प्रस्तुत किया, जिसमें हमने माननीय न्यायालय से अपनी पत्नी को अपने घर वापस ले जाने की हमने उसमें मांग किया है। तो ये सारे तथ्य, ये सारे फैक्ट अगर जो आप कंसीडर करके और ये सारे जो एविडेंस आप कलेक्ट करके रखेंगे तो ये बाद में आपके काम में अवश्य आएंगे। इसी आशा के साथ आज की जो जानकारी दी गई है वो आपके लिए लाभकारी होंगी और काम में आएंगी।
और आपने अगर जो वीडियो अंत तक देखा है, पूरा देखा, तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सब्सक्राइब करने में आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि एक एक सब्सक्राइबर कितना महत्वपूर्ण है, ये हमें उसकी आभास है। और इसी के आशा के साथ में आप इसको सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और लाइक करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें, क्योंकि देश हित में 15 अगस्त आने वाला है। और दूसरों लोगों तक ऐसी जानकारी शेयर अवश्य करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस तरीके की जो जानकारी है उनको मिल सके। और वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।